बड़ी खबर दरअसल ईरान के उस औपचारिक ऐलान से जो युद्ध की घोषणा करता है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने यह साफ कर दिया है बीती रात कि वो जंग का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर रहे हैं, जंग का ऐलान कर रहे हैं। सबके बीच जैसे ही ईरान की तरफ से जंग का औपचारिक ऐलान किया गया, युद्ध का ऐलान किया गया, तमाम मिसाइलें टारगेट की गई तेल अवीव की तरफ, ईरान की तरफ से। लेकिन इस सब के बीच बड़ी खबर आपको बताएं, अमेरिका किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है ईरान की न्यूक्लियर साइट पर। अमेरिकी न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी खबर यही, बंकर बस्टर बॉम्ब GBU-57 AB का इस्तेमाल अमेरिका कर सकता है। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में 20 मिनट तक इसी को लेकर चर्चा यहां पर की गई। ये देखें तस्वीरें, ये दरअसल ये तस्वीरें बता रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट कहां पर है, सपोर्टिंग बिल्डिंग कहां पर है, टनल्स का जो एंट्री है यहां अंदर दाखिल होने के लिए, क्योंकि पहाड़ों के नीचे दरअसल बेस बना रखा है, पहाड़ों के नीचे ठिकाना है और यही दरअसल सुरक्षा भी प्रदान करता है ईरान के तमाम जो न्यूक्लियर साइट है उन्हें और बाकी जो उसके अंडरग्राउंड ऑपरेशंस होते हैं जहां पर बाकी और हथियार तैयार किए जाते हैं। टनल एंट्रेंस यहां पर नजर आ रही है, सिक्योरिटी पैरामीटर ये देखें, और इसके अलावा ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं, दरअसल इस पूरे इलाके में यहां पर न्यूक्लियर साइट बताई जा रही है ईरान की, और इसे इसकी पूरी डिटेल, इसकी एक एक जानकारी दरअसल अमेरिका के पास मौजूद है, सपोर्ट बिल्डिंग से लेकर टनल एंट्रेंस पे लेकर डीप इनसाइड अ माउंटेन, यानी कि पहाड़ के बहुत अंदर गहराई में ये न्यूक्लियर साइट है और इसी को टारगेट किया जा सकता है। क्योंकि कैसे G7 की मीटिंग को छोड़कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीधे व्हाइट हाउस पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने एनएसजी की मीटिंग की थी और सिचुएशन रूम में 20 मिनट तक इसी को लेकर डिस्कशन होता रहा। एक और बड़ी खबर, औपचारिक शुरुआत होती है। एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान अमेरिका भेज रहा है। बड़ी खबर रॉयटर्स के हवाले से इस वक्त की, मिडिल ईस्ट में बड़ी तादाद में लड़ाकू विमान यानी कि फाइटर जेट्स अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। F-16, F-22 और F-35 ये तीन अलग अलग कैटेगरी के एडवांस्ड वेपन से लैस ये विमान हैं जो कि फाइटर जेट अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। सपोर्ट खुले तौर पर इस वक्त इजराइल का नजर आ रहा है, ये समर्थन खुले तौर पर इजराइल को अमेरिका का, और इसी के साथ यहीं से और ज्यादा एग्रेसिव हुआ है, और ज्यादा एग्रेसिव हुआ है। एक और बड़ी खबर ये रखे लगातार इस रॉयटर्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, वॉर ब्रेकिंग F-16, F-22, F-35 ये अलग अलग विमान फाइटर जेट्स यहां पर भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से बड़ी तैनाती फाइटर जेट्स की। ये रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, न्यूज एजेंसी है इंटरनेशनल रॉयटर्स, उसकी तरफ से ये कहा गया है मिडिल ईस्ट में लड़ाकू विमान भेज रहा है अमेरिका। और न सिर्फ ये F-16 से लेकर F-35 तक के ये एडवांस्ड या नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स अमेरिका की तरफ से भेजे जा रहे हैं। बल्कि खबर इसको लेकर भी है कि दरअसल एक वॉरशिप भी मेडिटेरेनियन सी की तरफ रवाना कर दिया गया है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, यहां पर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना किया गया है। वो एयरक्राफ्ट जो कि वियतनाम जा रहा था उसे डाइवर्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से। बड़ी खबरें लगातार इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने जंग की शुरुआत की और कहा कि किसी तरह का कोई रहम वो इजराइल पर नहीं दिखाएंगे, जब तक इजराइल और नेतन्याहू का खात्मा नहीं हो जाता किसी तरह से कोई हमला नहीं रोका जाएगा। उसके बाद ये खबर आई कि रॉयटर्स के हवाले से, जो कि सीरिया से लेकर बहरीन और बाकी ओमान में मौजूद हैं, ऐसे तमाम ठिकाने जो कतर में हैं, ऐसे तमाम ठिकाने जो इराक में हैं, ऐसे तमाम ठिकाने जो ओमान में हैं, ऐसे तमाम ठिकाने, ये सब अलग अलग ठिकाने जो हैं वो सब कुछ ईरान की अटैकिंग रेंज में आते हैं और ये सब उसके निशाने पर। अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी बड़ा फैसला लिया जाता है ईरान के खिलाफ तो अमेरिका याद रखे कि उसके 50,000 से ज्यादा सैनिक इस वक्त हमारे निशाने पर हैं और इस वक्त कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि उसके सैनिकों के कफन अमेरिका में पहुंचे। बड़ी खबरें मेरे साथ इस वक्त तमाम खास लोग जुड़ चुके हैं जिन पर हम बात करेंगे।
अचल मल्होत्रा जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील सिंघल साहब, फॉर्मर डिप्लोमेट, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर जगदीप दाहिया, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर शरदेंदु जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और पहले संजीव से तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम इनपुट्स लेंगे मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो हो रहा है, अमेरिका में जो मीटिंग हो रही है ट्रंप की। संजीव, 20 मिनट तक मीटिंग चली है और फैसला यह हुआ है कि ईरान को अब सबक सिखाया जाए। जो कल एक ट्रुथ सोशल पर लिखा था अनकंडीशनल सरेंडर, अमेरिका अब आगे बड़ा करने वाला है कुछ, लेकिन खामनेई जंग का ऐलान कर चुके हैं औपचारिक तौर पर। संजीव, देखिए, जिस टेम्पो को मेंटेन करना चाह रहा है ईरान, वो कितने दिन मेंटेन हो पाता है, इस पर सब कुछ टिका हुआ है आज की तारीख में। ऐसे में जबकि अमेरिका ने अपना एक्टिव इंटरेस्ट इस वॉर में दिखा दिया है, जाहिर कर दिया है। कई डेवलपमेंट्स हैं जो कि पिछले 24 घंटे में हुई हैं, जो ईरान के लिए चिंताजनक हो सकती हैं। लेकिन ईरान एक बड़ा देश है, उसकी अपनी एक तैयारी है और वो इजराइल को सबड्यू करने की कोशिश में लगातार लगा हुआ है और उसी को हम अभी फिलहाल महसूस कर रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे से यूनाइटेड स्टेट्स जिस तैयारी के साथ सामने आना चाह रहा है, वो इंतजार कर रहा है मौके का। आप खुद अभी बता रहे थे, इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकन बेसेस हैं, उनकी संख्या कितनी है। कहा यह जाता है कि करीब 8 बेसेस हैं, खासतौर पर जिसमें कि एडवांस बेसेस में आती है कतर की बेस, बहरीन की बेस और कुवैत की बेस, और इसके अलावा जॉर्डन और इराक में बेसेस हैं, और उसके अलावा इजिप्ट में और ईरान में और बगदाद खासतौर पर उनका एक बड़ा बेस है। इसके अलावा कहा यह जाता है कि रॉयल एयरफोर्स जो तो 2 बेसेस हैं ओमान में और बहरीन में ब्रिटेन के, वो भी सक्रिय हो चुका है। और अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो एक साइबर वॉरफेयर होती है, उसमें बहुत ही सक्रियता से लग चुका है यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के समर्थन से, जो उनकी अपनी एक तैयारी होती है। और जो बैंक सिपाह है वहां का, ईरान का, उसके वेबसाइट को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया है। और इससे क्या हो रहा है कि वहां के लोगों में एक ट्रस्ट, ईरान के लोगों में उनकी सरकार के प्रति खत्म करने का एक अवसर सा मिल रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कहीं हमारे पैसे तो चले नहीं जाएंगे, क्योंकि ये ईरान का सबसे बड़ा बैंक है। इसके अलावा जो लड़ाई है वो दूसरे अब एरिनाज में जा रही है, जैसे कि अब वहां पर सरकार ने कह दिया है कि आप कोई मोबाइल फोन यूज ना करें, आप लैपटॉप यूज ना करें, आप कोई स्मार्ट वॉचेस यूज ना करें। अब इस तरह की जो लड़ाई होती है, तो इसमें अमूमन आदमी इनकन्वीनियंस होने लग जाता है और फिर उसे ये लगने लग जाता है कि क्या हमारी जो अभी इस वक्त सरकार है वो तरीके से लड़ाई लड़ पा रही है या लड़ पाएगी या नहीं लड़ पाएगी, हमारा भविष्य सुरक्षित है या नहीं। और यही एक सोच है जो फिलहाल इस वक्त डाला जा रहा है उस विश्वास में। पिछले 24 घंटों में हालात कैसे बदले हुए तेजी से, यही वजह थी कि अचानक से G7 समिट को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका पहुंचना पड़ा। व्हाइट हाउस में आते उन्होंने मीटिंग यहां पर कॉल की और जब प्लेन में सवार हो रहे थे वहां से भी उन्होंने बयान दिया कि दरअसल वो सीज फायर के लिए नहीं बल्कि जा रहे हैं ये इस मुद्दे को ही खत्म करने के लिए, क्योंकि दरअसल तंज किया गया था, सवाल पूछा गया था फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से, क्या आप सीज फायर करवाने जा रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर गजा को लेकर भी कंप्लीट सीज फायर करवाइएगा। लेकिन अब बात अटैक पर करेंगे, वॉर पर करेंगे। शुरुआत ब्रिगेडियर शरदेंदु आपसे ही। खामनेई की तरफ से औपचारिक ऐलान 5 दिन के एग्रेसिव अटैक के बाद, 5 दिन के एग्रेसिव अटैक के बाद औपचारिक ऐलान खामनेई का, और उसके बाद 20 बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला तेल अवीव पर। ब्रिगेडियर शरदेंदु, अयतुल्ला खamenei को लग गया है कि अब उनके जो जितने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, स्पेशली फॉर्डो, उसके ऊपर अटैक होना जरूरी है, हो सकता है, लिहाजा उन्होंने इसको प्रीएम्प्ट किया है। और प्रीएम्प्ट किया उन्होंने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को लॉन्च करके। और जब उन्होंने युद्ध का ऐलान किया तो उन्होंने एक अपने जो धार्मिक नेता है, धार्मिक गुरु है, उनका नाम क्या, हैदर के नाम पे युद्ध शुरू होता है। यानी कि उसको अपने देश को यूनाइटेड रखने के लिए एक धर्म का भी उन्होंने सहारा लिया, जो शिया के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं, धर्म गुरु थे। तो इस तरीके से उन्होंने शुरुआत की और साथ में जिस तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल और जो टारगेटिंग की है, वो मेरा मानना है कि एयर डिफेंस को भेजने की पूरी कोशिश है। 20-20 हाइपरसोनिक मिसाइल एक के बाद एक
देखिए आयरन ड्रोन तो टैक्टिकल एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है लो लेवल का, लेकिन इस बार उनका टारगेट था डेविड स्लिंग, एरो 2 और 3, थर्ड, और इन सारे को भेजते हुए जब इनके हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट पे जाएंगे और डिस्ट्रक्शन करेंगे तो ईरान तिलमिलाएगा, तब अमेरिका स्ट्राइक करने की नौबत में आएगा। लिहाजा इस तरीके से उन्होंने इस युद्ध की शुरुआत की एक बहुत बड़े बैंग के साथ, और साथ में उनको अब अपने एयर डिफेंस सिस्टम को देखना होगा। तमाम उनके न्यूक्लियर साइट को आपको एयर डिफेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका ने देखिए अपने B-2 बॉम्बर और GBU-57AB को तैयार कर रखा है, तमाम तरीके का B-2 बॉम्बर के जो है एक्सटेंडेड रेंज की बात कर रहा है। अब ऑल ऑफ वेट जो है उसमें उसने एक्सटेंशन किया, जिससे कि जो आपका B-2 बॉम्बर है एक साथ दो मिसाइलों को ले जा सके, और ये मिसाइल रखने के लिए या दिखाने के लिए नहीं, जब इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन उसका होगा, जब इतनी बड़ी लॉन्चिंग होगी तो नेचुरली उसका टारगेट फर्दो होगा और तमाम ऐसे न्यूक्लियर साइट होंगे। ब्रिगेडियर दहिया, ईरान ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी चेंज की है। ब्रिगेडियर दहिया, लगातार एग्रेसिवली इंतजार किया जा रहा था कि किसकी तरफ से जंग को लेकर ऐलान हो। जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख बदला और अनकंडीशनल सरेंडर की बात कही गई, और यह दावा इस बार ट्रंप कर रहे थे कि वी हैव फुल कंट्रोल्ड, मतलब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। यह बात अब तक इजराइल कह रहा था। अचानक से बड़ा फैसला हुआ, एग्रेसिवली स्ट्राइक हुई बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए, और जंग का यह खुला ऐलान खामनेई की तरफ से। क्या ईरान ने अपनी वॉर स्ट्रेटजी में बदलाव किया है? तो ईरान की जो वॉर स्ट्रेटजी है वो कॉन्टिन्यूसली यही रही है कि वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको अपनी लिमिटेशंस पता है। उनको पता है उनकी एयरफोर्स इतनी मजबूत नहीं है, और उनको एयर स्पेस की भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में बहुत फासला है। तो ईरान के पास सबसे सक्षम और मजबूत हथियार था उसकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और उसका जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम रहे हैं वो हमेशा फोकस रहे हैं ईरान की तरफ और ईरान इजराइल की तरफ, और उसके लिए उन्होंने ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की बहुत तगड़ी डेवलपमेंट की है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल्स। और जहां तक कि आक्रामक रुख की बात है, अभी तक वो इसमें इजराइल ने पहल की थी इस लड़ाई के लिए, जब उन्होंने ऑपरेशन लायन लॉन्च किया था। राइजिंग लायन शुक्रवार की सुबह अचानक से अटैक करते हुए इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन को लॉन्च किया था। प्लीज कंप्लीट। ऑपरेशन राइजिंग लायन के लॉन्च के बाद इजराइल हमेशा अभी तक रिटेलिएट कर रहा था, लेकिन अभी इजराइल इस एस्केलेटरी लेडर पे, ईरान अभी इस एस्केलेटरी लेडर पे आगे बढ़ रहा है, और ये अमेरिका को और ट्रंप को संदेश है कि हम आपकी गीदड़ भभकियों में नहीं आ रहे। जो उन्होंने बोला है कि पहले मैं सरेंडर कराऊंगा, फिर उन्होंने बोला कि आप तेहरान को खाली कर दीजिए और हम इस देश को बर्बाद कर देंगे। ऐसे ऐसे इन जो भी उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया, उसका ये बड़ा इफेक्टिव। और क्या अमेरिका का ये स्टैंड अब वर्ल्ड वॉर 3 को एक अगला कदम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ा देगा इस पूरी दुनिया को? फॉर्मर डिप्लोमेट अचल मल्होत्रा साहब, अब आपसे डिप्लोमेटिक बातें हो जाएं। अमेरिका का पिछले 24 घंटे में G7 के दौरान उसका रुख चेंज होना, अब तक इजराइल के हमलों को से खुद को अमेरिका अलग कर रहा था, लेकिन कल अचानक से ट्रंप ने रुख बदल लिया और अनकंडीशनल सरेंडर की बात करने लगे। ये भी वो बता रहे थे कि खामनेई कहां है, हमने ट्रेस कर लिया है, खामनेई को एड्रेस करते हुए। तो क्या अब इसके बाद और ज्यादा ईरान का एग्रेशन इसलिए नजर आया, और अमेरिका का सीधा हस्तक्षेप क्या वर्ल्ड वॉर 3 को शुरू करेगा? नमस्कार खान साहब, मुझे नहीं लगता कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली 2003 का जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराने के कगार पे है। और 2003 की जब मैं बात करता हूँ तो मैं अमेरिका के फ्रीडम ऑफ लिबरेशन ऑफ इराकी, जो उनका मिशन था 2003 में उन्होंने लॉन्च किया था, ऑन द प्रिटेक्स्ट की सदाम हुसैन जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, उनके यहाँ केमिकल वेपन्स हैं, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और सदाम हुसैन को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो जो उन्होंने अपनी तरफ से कामयाब ऑपरेशन किया था, तो उसी तरह के ऑपरेशन के रिपीट होने के कगार मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इस केस में न्यूक्लियर जो है उनकी फैसिलिटीज़ या उनके जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का जो ईरान का इरादा है उसको टारगेट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से आपने देखा सिग्नल्स देने शुरू कर दिए उन्होंने कि
हम जानते हैं कि खमेनी कहाँ पे है, कहाँ छुपा हुआ है, और वो इजी टारगेट है, और फिलहाल हम उसे टारगेट नहीं करेंगे, बट अल्टीमेटली वो भी हमारा निशाना हो सकता है। तो देखिए कितनी सिमिलैरिटीज हैं खमेनी और सद्दाम हुसैन और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और ईरान का न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ये इन सब चीज़ों को लेके आगे बढ़ा जा रहा है, और उम्मीद यही की जा रही थी कि अमेरिका तब तक नहीं आएगा जब तक उसके अपने किसी अमेरिकन बेसिस के ऊपर ईरान की तरफ से हमला नहीं होगा। ईरान ने भी लगता है अब सोच लिया है कि आर पार की लड़ाई हो जाए। अब अगर इतना ही हमें धमका रहे हैं ये, और अगर धमक गए हम, तो फिर हमारा सर्वाइवल जो विद इन इंटरनल सर्वाइवल है वो खत्म हो जाएगा। और अपने वजूद के संकट को इस वक्त सामने देख रहा है, जैसा कि कंपैरिजन आपने भी किया, वही कंपैरिजन लगातार सामने आ रहा है। 3 चीजों को लेकर अमेरिका किसी भी देश पर अटैक करने की तैयारी कर लेता है, या तो आप सरेंडर कर दीजिए या फिर आपको खत्म कर दिया जाएगा। पहला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दूसरा डेमोक्रेसी के नाम पर, और तीसरा इस्लामिक टेररिज्म के नाम पर। इराक में भी यही हुआ और उसके बाद अब ईरान में यही करने की कोशिश। लेकिन फॉर्मर डिप्लोमेट सुशील सिंघल साहब, बताइए, क्या अमेरिका के जो लीक्स पिछले दिनों हुए हैं, यही वजह है कि जब इजराइल की तरफ से तुलना की गई डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कि हम सद्दाम हुसैन जैसा हाल करेंगे, खामनेई का ये बयान, और वेपन्स को लेकर, न्यूक्लियर बॉम्ब को लेकर अमेरिका के बदलते बयान और पूरे वर्ल्ड का दबाव, वर्ल्ड कहें या फिर G7 का दबाव कहें, ईरान को अपना वजूद संकट में नजर आ रहा है, इसीलिए उसे लड़ना होगा या फिर खत्म होना होगा? आप मकसूद, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो अब हालात बनते जा रहे हैं, बड़े अजीब से हालात हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प, जो कि बहुत बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इस सब में, वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने पोजीशन जिस तरह से बदली है, एक तरफ शुरुआत उन्होंने की कि हम डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं और ईरान से हम बात करेंगे, उन्होंने धमकी भी दी, और जब उनकी जो 5 राउंड खत्म हो गए, उनके नहीं हो पाया कुछ उसमें समझौता, तो इजराइल ने मौका उठा करके इमीडिएटली ईरान पर हमला कर दिया, जैसा कि हम जानते हैं। और लेकिन अब क्या हो रहा है, पिछले 3 दिन से, अब ये 6ठा दिन शुरू हो चुका है, बार बार एक दूसरे के ऊपर हमले हो रहे हैं। ऑफ कोर्स इजराइल ने, अभी खबरें आ रही हैं कि जो सक्सेसफुल उनके अटैक थे, करीब 200 के करीब सक्सेसफुल अटैक थे, कंपैरिजन जो ईरान ने इजराइल पे किए करीब 40 के करीब किए, कहते हैं जो खबरें आ रही हैं। तो जो एसिमेट्रिक है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव थे इजराइल के और अमेरिका के, अमेरिका बराबर कहता रहा कि हमारे को नहीं मालूम है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव है दोनों के, जो अब क्लियर हो रहे हैं, वो यही है कि सबसे पहला उनका था कि उनकी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेसिटी, दूसरा न्यूक्लियर जो एनरिचमेंट कैपेसिटी है, उसको खत्म कर दी जाए। उसके साइड बाय साइड वो इजराइल। वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आपके सामने लगातार बात जारी रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को इजराइल धमकी दे रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा था कि सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और दरअसल इसी के बाद ईरान ने अपने पूरे इस वॉर प्लान को बदला है, और अब तक पिछले 5 दिनों से लगातार, जिसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कहा जा रहा था ईरान की तरफ से, उसे अब ओपन डिक्लेरेशन कर दिया गया है वॉर का। और ये देखिए खामनेई साहब की तस्वीरें भी आपके सामने। तो ओपन डिक्लेरेशन अब हो चुका है, वॉर का बाकायदा साफ किया गया है। अचल मल्होत्रा साहब, सद्दाम हुसैन जैसा हाल होगा खामनेई का, और दरअसल खामनेई क्या है ईरान के लिए? सुप्रीम लीडर हैं, और ईरान में जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था उसके जनक भी कहे जाते हैं। 1979 के बाद से ईरान कैसे बदला, कट्टरता का एक आरोप उस पर हो सकता है, लेकिन सर्वोच्च नेता के तौर पर अगर खामनेई को खतरा होगा तो फिर ईरान के वजूद को खतरा होगा। और ऐसे में ये हम देख रहे हैं ईरान का अग्रेशन। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अब उनके लिए सर्वाइवल की बात हो गई है। या तो वो सरेंडर कर दे, जैसा कि डोनाल्ड ट्रम्प डिमांड कर रहे हैं और जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या जैसे उन्होंने एक छलावा बनाया था कि 60 दिन तक हम बातचीत करेंगे और शायद इसके ऊपर कोई सोल्यूशन निकल आए, और इस 60 दिन में इजराइल पूरी तरह से साइड बाय साइड तैयारी कर रहा था। और जैसे ही 60 दिन खत्म हुए, अटैक हुआ, और डोनाल्ड ट्रम्प ने खुल के कहा कि देखिए, मैंने आपसे कहा था 60 दिन के अंदर फैसला करो। फैसला करो मतलब सरेंडर करो, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर मानो। देखिए, आप ये लोग सीरियस नहीं है। अगर आप देखिए ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप देखते हैं
ईरान ने 2015 में जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो साइन किया था। उसमें अमेरिका भी पार्टी था, यूरोप के बड़े बड़े दिग्गज थे, वो भी, उन्होंने भी साइन किया था। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आए, उन्होंने उसको फाड़ के फेंक दिया। अब सवाल ये कि अगर आप ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पे हॉल्ट लगाना चाहते हैं तो 2015 में वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका था आपका। अब आप 2000 उसके बाद 4 साल बाद आप दोबारा आए हैं जी, और फिर एक कागज का टुकड़ा ईरान के सामने रख रहे हैं विद मोर स्ट्रिंजेंट कंडीशंस कि आप अपना ये प्लान खत्म कर दीजिए, ये आप सरेंडर कर दीजिए, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मान जाइए। ये एक साइड बाय साइड चलावा है, लेकिन अल्टीमेटली वो, मुझे नहीं लगता कि ये एग्रीमेंट करवाने का उनका इरादा है। सिंघल साहब, यानी कि ईरान के सामने दो रास्ते थे, सरेंडर यानी कि झुक जाओ, या फिर फाइटिंग करिए, लड़िए, और ईरान लड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का अगला कदम, अब सब इस बात को भी देख रहे हैं कि चीन वैसे तो सपोर्ट कर रहा है, रशिया की से बात वैसे तो हो रही है फोन पर, लेकिन सीधे तौर पर क्या सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा टाइम लूंगा। यूक्रेन में जब रशिया घिरता हुआ नजर आ रहा था, यूक्रेन जैसे छोटे देश से लड़ते हुए, ईरान के बनाए गए ड्रोन ने रशिया को एज दिया था, कहें कि उसकी दुनिया में इज्जत रख ली थी। तो अब क्या रशिया आएगा डिफेंड करने, सपोर्ट करने ईरान को खुले तौर पर, अगर अमेरिका उधर से आया इजराइल के लिए? इज इट फॉर मी? जी सिंघल साहब। देखिए, ऐसा है कि जहां तक रशिया और चीन का सवाल है डायरेक्ट सपोर्ट करने का, मुझे जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि रशिया पोजीशन में है या विलिंगनेस है उनमें कि डायरेक्ट सपोर्ट करें, क्योंकि वो यूक्रेन में उलझे हुए हैं। और यूक्रेन एक तरीके से अब ईरान से एक फायदा हो गया है, ईरान की इस लड़ाई से, कि सबकी निगाहें जो है यूक्रेन के डिस्प्यूट से हट गई हैं। तो उनका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है अपना नेबरहुड को सिक्योर करने का है मेरे विचार से। दूसरा जो है, जहां तक चीन का सवाल है, चीन जो है मेरे विचार से इस पोजीशन में नहीं है कि वो जो है डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में खड़ा हो सके। अभी उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर वो डायरेक्टली ईरान के सपोर्ट में खड़ा होगा मिलिट्रीली और अदरवाइज, तो उसका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन यूएसए से होगा, और उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं अभी इस लायक नहीं है कि वो इस तरह का कन्फ्रंटेशन उनके साथ में कर सके। तो मेरे विचार से चाइना जो है, चीन जो है, चोरी छिपे जिस तरह से अभी खबरें आ रही हैं कि 2 जहाज आए, 3 जहाज आए उनका सामान लेकर, कार्गो एयरक्राफ्ट लगातार लैंड कर रहे हैं वहां पर, कार्गो विमान जी, वो ये लिप सर्विस देता रहेगा। रियलिटी में वो जो है खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सूट भी नहीं करेगा, क्योंकि जो है अल्टीमेटली मेरे विचार से उनके इंटरेस्ट में भी नहीं है कि ईरान के पास में न्यूक्लियर ऑप्शन आए। लेकिन वो चाहेंगे कि ईरान का जो अभी जो स्ट्रक्चर है या जो सरकार है वहां की, वो कंटिन्यू रहे, ताकि उनका इन्फ्लुएंस रहे। तो इतने तक ही उनका इंटरेस्ट सीमित है, इससे ज्यादा मेरे विचार से वो इंटरेस्ट नहीं है। तो वो केवल डिप्लोमेटिक प्रेशर और थोड़ा कवर्ट ऑपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। ब्रिगेडियर शरदिंदु, वॉर नेक्स्ट लेवल पर जाती नजर आ रही है, और ऐसे में अब क्या हो सकता है, क्योंकि लगातार क्या अब और ज्यादा एडवांस्ड हथियार यहां पर हमें नजर आ सकते हैं? क्योंकि ज्योग्राफी जिस तरह से नक्शे पे भले ही इजराइल अकेला नजर आए, लेकिन हर मिडिल ईस्ट के देश में अमेरिकी बेसेस या फ्रांस के बेसेस या ब्रिटिश बेसेस वहां पर नजर आ जाएंगे, लेकिन ईरान के साथ वहां कौन खड़ा है? बयान देने में कंडेमिनेशन तो पूरा मिडिल ईस्ट कर रहा है, सारे अरब देश कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट किसका हो रहा है ये सबको दिख रहा है। देखिए, 2-3 चीजें हैं। जिस दिन से 13 तारीख से इजराइल ने जो स्ट्राइक की, उसके बाद से युद्ध अगले लेवल पे जाता जा रहा है, और आज की डेट में ये हाइपरसोनिक मिसाइल पे आ गया है, और अमेरिका का क्लियर कट थ्रेट, जिसमें वो कहता है कि आपका पूरा एयर स्पेस हमने कंट्रोल किया है, अयतुल्ला खमैनी की लोकेशन हमें पता है, और हमने B-2 बॉम्बर से जो GBU-57 है वो भी तैयार रखें कि आपके फौर्दों और तमाम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तबाह कर देंगे। और एक तरीके से आह्वान नेतन्याहू ने किया है कि इस्लाम, आप जो ईरान में डिक्टेटरशिप चल रही है, ईरानियन जाग जाओ, तेहरान को खाली करने का दिया है आदेश। तमाम तरीके के इस तरीके के साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ईरान के ऊपर कि वो बकल डाउन हो जाए। लेकिन ईरान का जो रिलीजियस लीडर है अयतुल्ला खमेनी, आज युद्ध का डिक्लेरेशन और साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक, मेरा मानना है कि आपको एक बिल्कुल डिफरेंट नजरिए से देखना होगा। इस मिडिल ईस्ट को कौन कंट्रोल करना चाहता है? अमेरिका का पूरा वर्चस्व है, 90,000 सैनिक है, तमाम मिलिट्री स्टेशन है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को वल्नरेबल फील कर रहा है कि अगर ईरान पे इसी तरीके से स्ट्राइक हुए तो उसके मिलिट्री बेसिस पे स्ट्राइक और ईरान ही एकमात्र और आखिरी चुनौती, ईरान खत्म तो चुनौतियां खत्म। ब्रिगेडियर शरदिंदु, ईरान खत्म तो चुनौतियां खत्म।
जी हाँ, यही आप मकसद इराक है। की तरह अपने किसी पपेट को बिठाना चाहते हैं वहां पर, और उसी के जरिए आप पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा रखेंगे। ये देखिए 79 से ये लड़ाई चल रही, जब शाह ऑफ ईरान की तख्ता पलटा हुआ था, और तब से ईरान अमेरिका की आंखों में किरकिरी बना हुआ है। वो अमेरिका के इंटरेस्ट को चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ में उसने एक एक्सेसिबिलिटी दी थी चाइना और रशिया को मिडिल ईस्ट में। चाइना ने ही सऊदी अरब और ईरान में डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी, जिससे कि वो उस मार्केट पकड़ सके। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि अमेरिका इस इलाके में और स्ट्रांग हुआ है हमास और इजराइल के युद्ध के बाद से। उसने अपने मिलिट्री बेसिस को स्ट्रांग किया है। दियागो गार्सिया को एक बार फिर से उसने एक्टिवेट कर दिया है। रेड सी पे, मेडिटेरियन सी पे, पर्शियन गल्फ पे, तमाम जगह उसके जंगी बेड़े हैं। आज की डेट में एयरक्राफ्ट कैरियर उसने लॉन्च कर दिया है। तो कहने का मतलब है कि अमेरिका इस रीजन को नहीं जाने दे सकता हाथ में। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जितने ओआईसी हैं आज की डेट में, सारे के सारे मिडिल ईस्ट कंट्री ने ईरान के समर्थन में स्टेटमेंट दिया। भले ही उन्होंने मिलिट्री हेल्प नहीं की, आर्थिक हेल्प नहीं की, लेकिन इजराइल के अटैक को कंडेम किया है। देखिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बदलते टाइम नहीं लगते हैं। आज की डेट में जितने भी देश हैं वो जीतने हुए हॉर्स के पीछे लगते हैं। अमेरिका और इजराइल अगर डिक्टेट करता है टर्म्स को मिडिल ईस्ट में, और ईरान को तहस नहस कर देता है, तो सारे लोग मूक बने रहेंगे। और यही ईरान अगर आज की डेट में इजराइल पे एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक डेडिकेटेड स्ट्राइक करके अपने रिजल्ट को हासिल करता है और अपने एग्जिस्टेंस को बना के रखता है, तो यही फेंस सिटर आज की डेट में ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। और ब्रिगेडियर दहिया, क्या इसीलिए रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जी, प्लीज सरदीन साहब, ब्रिगेडियर दहिया, क्या इसीलिए हम ये देख रहे हैं इजराइल से इससे पहले कभी ऐसी तस्वीरें नहीं आई कि वहां पर इमारतें खंडर में बन रही हों? इससे पहले मिडिल ईस्ट में अलग अलग हिस्सों से हमने देखी हैं, अलग अलग देशों से देखी हैं, फिलिस्तीन से लेकर इराक तक। लेकिन क्या अब यह माना जाए इजराइल पूरी तरह से फंस चुका है और अमेरिका उसे सेव करने के लिए आगे आ रहा है, इसलिए यह पिछले 24 घंटों में सिचुएशन बदली है? सर प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, ब्रिगेडियर दहिया प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। ईरान ने जितने भी हमले किए वो बड़े क्रेडिबल हमले किए इजराइल पे। आपकी इमेजेस के अलावा ये पूरे विश्व में खबर है कि इजराइल को काफी नुकसान हुआ है। मसाद के इसके हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, उसकी सिविल पॉपुलेशन पे हमला भी किया, और ये सब उसकी बैलिस्टिक मिसाइल की काबिलियत की वजह से हुआ है। लेकिन एक स्ट्रेटेजी, अभी एक और पहलू बाकी है, वो है क्या ईरान समुद्र के जरिए अपने ऑपरेशंस करने की काबिलियत रखता है। ईरान के पास एक बड़ी सक्षम नेवी है, लेकिन अभी गल्फ ऑफ ओमान और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास अमेरिकन के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन एक अगर उसने, ईरान ने अमेरिका को और ज्यादा उकसाना है और ये टेस्ट करना है कि क्या अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होके ब्रिगेडियर दहिया, मैं बहुत माफी के साथ रुकूंगा, वक्त की कमी। एक छोटा सा रिएक्शन मुझे बाकी लोगों से लेना होगा। शुरुआत अचल मल्होत्रा साहब आपसे, क्या अमेरिका अफोर्ड कर सकता है इस वॉर में सीधे एंट्री? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का याद होगा आपको, कहा था कि शपथ लेने के बाद सारे युद्ध के मोर्चे मैं बंद करवा दूंगा। बर्नी सैंडर्स हमलावर है उन पर। देखिए, अमेरिका को डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब तक उसका जो है हाथ इजराइल के ऊपर है, वो अपने आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव कर सकता है। डायरेक्ट इन्वॉल्व होने का मतलब है इसके दायरे को इतना बढ़ा देना कि फिर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अल्टीमेट उसका ऑब्जेक्ट मतलब तो ईरान को न्यूट्रलाइज करना है या कमजोर करना है या पंगु बनाना है, तो वो इजराइल के थ्रू बना रहा है और इसी को वो जो है कंटिन्यू करेगा। हाँ, अगर ईरान ने अमेरिका के किसी बेस पे अटैक कर दिया और प्रवोक कर दिया अमेरिका को, तो फिर अमेरिका के पास सिंगल साहब अभी से तस्वीरें हमने देखी थी कि प्रोटेस्ट शुरू हो रहे हैं, विरोध हो रहा है उसका। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी, बहुत माफी के साथ बहुत शुक्रिया भी आप लोगों का इस अहम मुद्दे पर बात